हवा असहनीय रूप से गर्म हो गई थी। उसमें ओजोन और लोहे जैसी धात्विक गंध घुल गई थी। जब अपने चरम पर पहुंच गया था, तभी दूसरी धुंध प्रकट हुई, पहले से भी अधिक काली। उसने लड़की को अपने भीतर निगल लिया था। उसकी आंखें खाली और अंधकार में हो गई थी। उस क्षण वे दो मनुष्य नहीं रह गए थे, वे किसी प्राचीन भूखी शक्ति के पात्र बन चुके थे। हलील और वो दासी एक दूसरे के शरीर में लीन हो चुके थे। इतनी क्रूरता और शक्ति जो शायद सामान्य मनुष्य के लिए असंभव हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हलील और वो दासी किसी ऐसी शक्ति के अधीन थे जिसने ऐसा संबंध कई वर्षों से नहीं बनाया था। हलील और दासी एक दूसरे में समाते गए और इधर रुकैया जारी था। सभी रूहानी उस सफेद व्रत के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों के शरीरों को देख रहे थे। 30 मिनट तक सफेद व्रत के बाहर की दुनिया जैसे अस्तित्वहीन हो गई थी। फिर उन दोनों के शरीर से वो परछाई, वो काला साया शायद बाहर निकल गया था। ऐसा लगा कि अचानक से सब शांत हो गया। एक अनोखा सन्नाटा, ऐसा मौन जो किसी जल्लाद की गिलोटिन जितना अचानक था। काली धुंध उनके शरीरों से अलग होकर रेगिस्तानी रात में विलीन हो गई थी। हलील मिट्टी पर टूटा हुआ पड़ा था। उसकी सांसें बिखरी हुई और भारी थी। लड़की अर्ध चेतना की सीमा पर डोल रही थी। मुख्य रूहानी उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ के एक इशारे ने घोषणा कर दी और अनुष्ठान पूर्ण हो चुका था। अरसलान व्रत के भीतर आया। उसकी आवाज खुरदुरी फुसफुसाहट जैसी थी। हुजूर, जागरण हो चुका है। आप और वो लड़की अब एक ही आत्मा के दो सिरों की तरह जुड़े हुए हैं, जिनकी स्याही ने तुम्हें बांध दिया है। हलील के पास कोई उत्तर नहीं था। वो भीतर से खोखला हो चुका था। वो केवल देखता रहा, जबकि रूहानी एक एक कर गलियों के कोहरे में गायब हो गए। रेगिस्तान से आती हवा अब उस्तरे की धार जैसी ठंडी थी। अरसलान ने भारी रेशमी कपड़े उनके ऊपर डाल दिए थे। उसने उन दोनों को प्रतीक्षारत घड़ी में ऐसे रखा मानो वे चीनी मिट्टी की नाजुक गुड़ियाएं हों। उनकी सांसें एक ही लय में चल रही थी, अस्वाभाविक रूप से एक जैसी। महल की ओर बढ़ती गाड़ी के अंधेरे में लेटा हलील केवल एक ही बात सोच रहा था कि उसके भीतर जो आत्मा अब धड़क रही थी, क्या वो सचमुच उसकी अपनी थी? महल की हवा ठहरी हुई थी। पुरानी धूल की गंध और उस अनुष्ठान की धात्विक स्मृति अब भी हलील की त्वचा से चिपकी हुई थी। हलील का सर घूम ही जा रहा था। कब पूरा एक दिन गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। एक दिन के बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर था। सर घूम रहा था। उसके शरीर की हर एक नस दर्द से कांप रही थी। वो 30 मिनट की क्रिया उसे पूरी तरह निचोड़ चुकी थी। इधर दासी लड़की की स्थिति और भी खराब थी। वो भी दर्द और पीड़ा से गुजर रही थी। उसे शायद अभी पूरी तरह ठीक होने में 1-2 दिन का समय और लगना था। अपने कक्ष के धुंधले प्रकाश में हलील एक चांदी के प्याले के किनारे पर उंगलियां फेर रहा था। अरसलान खिड़की के पास खड़ा था, झुलसे हुए दमिश्क के आकाश के सामने एक काली आकृति की तरह। क्या ये सब जरूरी था? हलील ने पूछा। उसकी आवाज सूखी और थकी हुई थी। वो धुंध, वो रक्त, वो पागलपन। अरसलान मुड़ा। उसकी आंखें कब्र के पत्थर जितनी ठंडी थी। जरूरत छोटी महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों के लिए होती है हुजूर। आपके लिए ये पुनर्जन्म था। आप और वो लड़की अब एक ही परिपथ के दो छोर हैं, एक जीवित माध्यम। वो थोड़ा और पास आया। फर्श की लकड़ियां उसके शब्दों के भार से करहाती सी लगी। याद रखिए, उसने धीमे स्वर में कहा, अब उसके भीतर केवल उसका अस्तित्व नहीं है, वहां आपका अंश भी रहता है। हलील चुप रहा। अरसलान की मुस्कान अंधेरे में एक टेढ़ी दरार जैसी दिखाई दी। बनु उल जुलमहा अंधकार की संतानें हैं और उन्होंने आपको ऐसा हथियार दिया है जिसे कोई तलवार नहीं रोक सकती। उसकी बातों का धुआं कमरे में फैलता चला गया। दासी लड़की अब केवल एक स्त्री नहीं रही थी, वो एक जीवित ताबीज बन चुकी थी। एक ऐसी चाबी जो साम्राज्यों के बंद दरवाजे खोल सकती थी। हलील के मन में अब भी संशय था।
पर महत्वाकांक्षा की सफेद गर्म आग उसे धीरे धीरे जला रही थी। दमिश्क से केवल एक शुरुआत थी, सिडोन केवल एक पायदान। यदि ये शक्ति किसी पाशा को गिरा सकती थी, तो शायद एक दिन किसी सम्राट को भी गिरा देगी। जल्दी उसे पूरे लेवांत का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यदि बनु उल जुलमाह का जादू उसके साथ है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने उस कमरे की ओर देखा जहां लड़की विश्राम कर रही थी। उसे लगा मानो उस काली धुंध की छाया अब भी उसके पसलियों के पीछे जीवित है। वो लड़की पीड़ा में तो थी, परंतु अब भी गजब की सुंदर लग रही थी। उसके हुस्न के सामने ऐसा कोई मर्द नहीं था जो पिघलने से बच जाए। ये लड़की एक ऐसा हथियार थी जो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। ये अब जागृत हो चुकी थी और अब वो हलील के वश में थी। उस 30 मिनट की क्रिया ने उन दोनों को ऐसे जोड़ दिया था कि अब हलील जो चाहेगा वो ही वो लड़की करेगी। बनु उल जुलमाह का जादू उस लड़की में था और वो लड़की अब हलील के इशारों की गुलाम थी। सुल्तान का सिंहासन अब उसे स्वप्न में नहीं बल्कि नियति प्रतीत होने लगा था। हलील ने खाली कमरे में फुसफुसा कर कहा, फारूक निजाम, ये लड़की अब तेरे पास आ रही है। तू जैसे ही इस लड़की को भोगेगा, तू मेरा गुलाम हो जाएगा। यदि उसका प्रयोग सफल हुआ, तो फिर दुनिया स्वयं उसके पीछे पीछे चलेगी। सन 1750 में सिडोन पत्थरों, बंदरगाहों और रहस्यों का शहर था और हलील का कक्ष उसका धड़कता हुआ काला हृदय। शयन कक्ष में जलती धूप की गंध इतनी घनी थी कि वो हर दूसरी गंध को ढक देती थी, सिवाय उस ठंडी गणना के जो हवा में अदृश्य रूप से तैर रही थी। हलील उसके निकट झुका हुआ था। उसके शरीर पर पसीना चमक रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पसीना नहीं, किसी काली तेल की परत हो। ये साधारण वासना नहीं थी, ये दो आत्माओं के बीच छाया का एक पुल बनाने की हताश कोशिश थी। उनकी रगों में अब भी उस रूहानी अनुष्ठान की परछाइयां बह रही थी। हलील उस दासी के साथ अपने शयन कक्ष में जीवन का सिर्फ कार्मिक आनंद नहीं भोग रहा था, अभी तो एक ऐसी साजिश रच रहा था जो कई शताब्दियों तक उसे फंसा देगा। परंतु उस समय हलील को इसका एहसास नहीं था। उसे सिर्फ वो सुंदर स्त्री जिसका वो उपभोग कर रहा था, वो आनंद दे रही थी, जो शायद उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। और उसके साथ ही वो सिडोन के पाशा फारूक निजाम को हटाकर पाशा बनने की तैयारी भी कर रहा था। अरसलान ने उसे एक इतना सुंदर हथियार दिया था जो न सिर्फ उसे शारीरिक सुख दे रहा था, अभी तो उसके सिडोन के पाशा बनने की राह भी प्रशस्त कर रहा था। हलील उस दासी के कान के पास झुका और फुसफुसाया, फारूक मुझे अपना मुख्तियार घोषित करे। वो थोड़ी देर रुका, फिर अपने आप को उस दासी के शरीर में प्रविष्ट करता हुआ बोला, वो ये घोषित कर दे कि अब से सिडोन का पूरा प्रशासनिक अधिकार केवल मेरे पास होगा, और यदि फारूक निजाम को कुछ हो जाता है तो मुझे सिडोन का पाशा बनने का अधिकार होगा। लड़की की आंखें खाली थी, जैसे किसी गहरे कुएं का स्थिर जल। वो प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, केवल सुन रही थी। हर शब्द उसके भीतर और गहराई तक उतरता चला गया, मानो उसकी आत्मा पर किसी अदृश्य स्याही से आदेश लिखे जा रहे हों। जब मोमबत्तियां बुझी, तब वो स्त्री पहले जैसी नहीं रही थी। वो एक हथियार बन चुकी थी और जल्द ही वो हथियार फारूक निजाम पर चलाया जाएगा। जैसे ही फारूक निजाम इस सुंदर स्त्री को अपने हरम में ले लेगा और इस स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, वो उसके अधीन हो जाएगा और ये स्त्री उस संबंध के दौरान उसके कान में ये फुसफुसा देगी और फारूक निजाम वो ही करेगा जो इस स्त्री ने उसे कहा होगा। पूरा प्लान तैयार था और हलील भी तैयार था। उसने उस नग्न स्त्री को देखा जिसके साथ उसने अभी अभी अपनी वासना पूरी की थी। वो अब भी बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने ऐसा जिस्म कभी नहीं देखा था। फारूक निजाम तो उसके दूधिया जिस्म को देखकर पिघल ही जाएगा। हलील को अब सिडोन का पाशा बनने से कोई नहीं रोक सकता था और पाशा बनने के बाद ये स्त्री लेवांत के सम्राट के पास भेजी जाएगी और वो भी फिर हलील का गुलाम हो जाएगा। हलील
अरसलान और वो दासी इस वक्त सिडोन के जिले से सिडोन के पाशा के दरबार की यात्रा की ओर निकल चुके थे। ये तकरीबन 50 कोस की दूरी शांत भी थी और तनावपूर्ण भी। हलील ने उस दासी को गहरे अनार के रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए थे और उसके चेहरे पर सुनहरे धागों का महीन घूंघट था, जो जितना छिपाता था उससे कहीं अधिक संकेत देता था। जल्द ही वो लोग पाशा के दरबार में उपस्थित थे। सिडोन का पाशा फारूक निजाम अपने आसन पर बैठे थे। उनका व्यक्तित्व कठोर अनुशासन और पुराने असूलों का प्रतीक था। जब हलील ने लड़की को प्रस्तुत किया, सभा की हवा जैसे भारी हो गई। मेरे हुजूर, हलील ने झुककर कहा, आपके हरम के लिए एक अनमोल उपहार। उसने दासी को थोड़ा आगे करते हुए कहा, दमिश्क की सबसे दुर्बल निधि, राज्य के भार को कुछ हल्का करने का एक विनम्र प्रयास। फारूक ने लड़की को देखा। उसकी सुंदरता असाधारण थी, पर उससे भी अधिक विचित्र था उसका शांत आत्मविश्वास। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि जाल सफल हो गया है। फिर फारूक बोले, मैं दासियां स्वीकार नहीं करता हलील, विशेषकर स्त्रियों को नहीं। ये शब्द हलील पर किसी प्रहार की तरह गिरे। मगर हुजूर, मेरी पत्नी है, फारूक ने शांत स्वर में कहा। यदि मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ समान न्याय नहीं कर सकता, तो मुझे दूसरी स्त्री नहीं लेनी चाहिए। यही कुरान पाक का साफ पैगाम है। मेरे घर में ऐसे उपहारों के लिए कोई स्थान नहीं है। हलील स्तब्ध रह गया। उसकी पूरी योजना एक ऐसे व्यक्ति के सामने आकर रुक गई थी जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता था। परंतु हलील इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। उसे पता था कि इस दासी की सुंदरता से कोई भी बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकता था। ये फारूक निजाम चाहे दरबार में कुछ भी कहे, वो इस लड़की के आसपास रहेगा, तो एक ना एक दिन वो उसकी सुंदरता से पिघल ही जाएगा, और उसी दिन वो हलील को अपना उत्तराधिकारी और प्रशासनिक अधिकार घोषित भी कर देगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हलील ने फिर प्रयास किया। यदि वो आपकी सेवा में नहीं आ सकती हुजूर, तो उसे आपकी बेगम की सेवा में रख लीजिए। मैं पाशा को दिया गया उपहार वापस नहीं ले सकता। ये मेरे सम्मान के विरुद्ध होगा। फारूक ने कुछ देर विचार किया। ठीक है, मेरी पत्नी अपने वर्तमान सेवकों से असंतुष्ट है। ये लड़की उसकी सेवा करेगी। हलील के भीतर आशा की एक हल्की चिंगारी फिर जल उठी, लेकिन असली लक्ष्य अभी भी दूर था। उसने विनम्रता से कहा, यदि अनुमति हो तो मैं कल स्वयं उसे आपकी बेगम से मिलवाना चाहूंगा। अनुरोध असामान्य था, फिर भी फारूक ने स्वीकृति दे दी। उस रात हलील अपने कक्ष में देर तक जागता रहा। मोमबत्तियां धीरे धीरे पिघल रही थी। उसने लड़की को अपने सामने बैठाया और धीमे स्वर में कहा, पाशा की पत्नी सबसे बड़ी बाधा है। यदि वो हट जाए तो रास्ता खुल जाएगा। लड़की की आंखें फिर वैसी ही निर्जीव हो गई, मानो वो सुन रही हो, समझ रही हो। अगले दिन जब लड़की को पाशा की पत्नी के सामने प्रस्तुत किया गया, तो वातावरण तुरंत बदल गया। बेगम ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसमें उसे एक सेविका नहीं, बल्कि एक संभावित प्रतिद्वंदी दिखाई दी। परंतु वो फारूक निजाम के भरे दरबार में दिए गए वादे के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। ठीक है, उसने कहा, ये काम कर सकती है। पर उसके स्वर में छिपी शत्रुता को कोई भी महसूस कर सकता था। लड़की ने सिर झुका लिया और फिर खेल शुरू हो गया। सिर्फ एक सप्ताह में पूरे महल में उस लड़की की चर्चा होने लगी। वो चुपचाप काम करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी सुंदरता और धैर्य दोनों लोगों को प्रभावित कर रहे थे। फारूक तक भी उसकी प्रशंसा पहुंचने लगी थी। लेकिन जहां प्रशंसा पहुंचती है, वहां ईर्ष्या भी पहुंच जाती है। बेगम के मन में धीरे धीरे असुरक्षा जन्म लेने लगी। एक रात उसने एक निर्णय ले लिया। उसने 2 सैनिकों को बुलाया। आदेश सरल था, लड़की को समाप्त कर दो। उन दोनों सैनिकों ने भी उस दासी की सुंदरता के किस्से सुन रखे थे। महल के गलियारों में उसकी चर्चा किसी भूतिया फुसफुसाहट की तरह फैल चुकी थी। हर जुबान पर उसका नाम था, हर निगाह में उसकी छवि।
उस रात जब महल की दीवारों पर अंधेरा किसी काले मखमल की तरह लिपटा हुआ था, वे चुपचाप उसके कक्ष में दाखिल हुए। बिना कोई शोर किए उन्होंने उसे उठाया और महल के एक गुप्त मार्ग से बाहर ले गए। अजीब बात यह थी कि लड़की ने कोई विशेष विरोध नहीं किया। वो बस शांत निगाहों से उन्हें देखती रही। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी आवाज में भय का नामो निशान नहीं था। दोनों सैनिक एक पल के लिए ठिठक गए। चांदनी न होने के बावजूद उसका चेहरा अंधेरे में किसी फीके मोती की तरह चमक रहा था। उसकी त्वचा पर रात की स्याही भी अपना रंग नहीं चढ़ा पा रही थी। फिर उनमें से एक सैनिक हंस पड़ा। तुझे लगता है कि तू हमें मार सकती है? दूसरा सैनिक और भी भद्दे अंदाज में मुस्कुराया। अगर तू अपने इस हुस्न की बस एक झलक दिखला दे तो शायद हम खुशी से वैसे ही मर जाएंगे। दोनों की हंसी जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक फैल गई। अब वे महल से बहुत दूर निकल चुके थे। सामने घना जंगल था। रात इतनी काली थी कि लगता था जैसे स्वयं अंधकार ने आसमान को निगल लिया हो। यहां तक कि चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वो इस पाप का गवाह बनने से इनकार कर रहा हो। लड़की अब भी शांत खड़ी थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, मूर्ख सैनिकों, मुझे इस्कंदर हलील ने स्वयं पाशा को भेंट किया है। मैं पाशा की पत्नी की मुख्य दासी हूं। जब पाशा या उनकी बेगम मेरे बारे में पूछेंगे तब तुम क्या उत्तर दोगे? दोनों सैनिक फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें मरवाने का आदेश खुद पाशा की पत्नी ने दिया है। यह सुनकर भी लड़की के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ना भय, ना क्रोध, ना आश्चर्य, बस एक गहरी रहस्यमय शांति। उसकी खामोशी ने कुछ पल के लिए जंगल को और भी भयावह बना दिया था। सैनिकों ने इसे उसकी कमजोरी समझा। वे नहीं जानते थे कि कुछ खामोशियां तूफानों से भी अधिक घातक होती हैं। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर उसके वस्त्र पकड़ने चाहे। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तीखी सीटी सुनाई दी। अगले ही क्षण एक तीर बिजली की गति से आया और सैनिक की कलाई को आर पार भेद गया। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। वो दर्द से तड़पता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। दूसरा सैनिक अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक और तीर अंधेरे से निकला। इस बार निशाना उसके सीने पर था। लोहे की नोक मांस और हड्डियों को चीरती हुई आर पार निकल गई। उसकी आंखों में अविश्वास जम गया। फिर उसका शरीर बिना किसी आवाज के मिट्टी पर गिर पड़ा, मृत। जंगल फिर शांत हो गया। केवल ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराती रही। परछाइयों से एक आकृति बाहर आई, इस्कंदर हलील। उसकी काली चादर रात में ऐसी घुली हुई थी जैसे अंधेरा स्वयं चलकर सामने आ गया हो। उसके हाथ में धनुष था और आंखों में वही ठंडक जो शिकारी की आंखों में अंतिम वार से पहले उतरती है। घायल सैनिक को उसने बिना किसी कठिनाई के पकड़ लिया था। वो चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन हलील के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो काफी समय से उस लड़की पर नजर रखे हुए था। उसे मालूम था कि उसकी सुंदरता एक दिन महल के भीतर जहर घोल देगी। सुंदरता अक्सर तलवार से अधिक खतरनाक होती है, और आज उसे वही अवसर मिल गया था जिसका वो इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में खड़ा इस्कंदर हलील धीरे से मुस्कुराया। शतरंज की बिसात पर एक और मोहरा अपनी जगह बदल चुका था। भोर की पहली रोशनी के साथ हलील फारूक के दरबार में पहुंचा। उसके पीछे जंजीरों में बंधा सैनिक था। उसके पास वो लड़की खड़ी थी, सुरक्षित और अड़ीग। सच्चाई सामने आते ही बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। फारूक ने सब कुछ सुना। कुछ लोगों का कहना था कि यह लड़की बेगम पर इल्जाम लगा रही है। लंबे समय तक मौन रहा।
फिर फारूक निजाम ने अपना निर्णय सुनाया। दोष लड़की का नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। उसे दंड नहीं मिलेगा। इस लड़की ने कुछ नहीं किया। इसके साथ बुरा करने की कोशिश की गई और मुझे अफसोस है कि मेरी बेगम ने ऐसा किया। फारूक निजाम की पत्नी स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि उसे क्या दंड दिया जाएगा। फारूक ने एक नजर अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने फिर एक नजर उस दासी को देखा। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, मैं इससे विवाह करूंगा। दरबार स्तब्ध रह गया। बेगम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। लड़की स्वयं भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक दासी को पत्नी का सम्मान दिया जा रहा है। किनारे खड़ा इस्कंदर हलील ये सब देख रहा था। उसके होठों पर एक पतली तीखी मुस्कान उभरी। दूसरों को फारूक का निर्णय न्याय और उदारता का प्रतीत हुआ, लेकिन खलील ने उसमें कुछ और ही देखा। उसने देखा कि खेल की बिसात पर एक और मोहरा अपनी जगह बदल चुका था। किस्मत ने कई बार उसका साथ नहीं दिया था, पर आज रात धैर्य जीत गया था और उसे विश्वास था कि पाशा अब पहले से कई अधिक उसके प्रभाव के दायरे में आ चुका है।